हे गाइस, मैं सी रुपिंदर कौर आप सबका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया की बात करेंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी 56% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ ही करती है। और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी कंट्री एरिया वाइज तो वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है, लेकिन जब पॉपुलेशन की बात आती है तो हमारी पॉपुलेशन वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। तो इसलिए हमारी फूड की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा है। और एग्रीकल्चर की इतनी इंपॉर्टेंस होने के बावजूद जब कोई बिज़नेस की बात आती है तो लोग एग्रीकल्चर बिज़नेस में नहीं आना चाहते हैं। तो क्या चैलेंजेस है कि लोग इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते? ये तो सबसे बड़ा और सबसे रिसेशन प्रूफ बिज़नेस होना चाहिए क्योंकि फूड की रिक्वायरमेंट्स तो पॉपुलेशन के साथ और टाइम के साथ बढ़ती ही रहेगी। तो आइए हम इस वीडियो में देखेंगे कि क्या चैलेंजेस है जो एग्रीकल्चर सेक्टर फेस करती है और आज की डेट में क्या कंडीशन है हमारे इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर की। देखिए, एग्रीकल्चर बिजनेस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि क्रॉपिंग, जो नॉर्मल क्रॉप्स उगाए जाते हैं। उसके अलावा फिशिंग भी एग्रीकल्चर का पार्ट होती है। लाइव स्टॉक, जो मीट वगैरह का बिजनेस होता है। और उसके बाद में फॉरेस्ट्री रिलेटेड भी एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर में आती हैं। इंडिया का टोटल जो लैंड एरिया है वो 328 मिलियन हेक्टेयर्स का है और उसमें से 60% एग्रीकल्चरल लैंड है। और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि इंडिया एग्रीकल्चर के सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ साथ इंडिया वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स में आता है। यहाँ चार्ट में आप देख सकते हैं कमोडिटी वाइज इंडिया का रैंक दिया हुआ है। मिल्क प्रोडक्शन में हमारी कंट्री फर्स्ट रैंक पे आती है और पल्सेस में भी हम लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इन द वर्ल्ड। और राइस, व्हीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट्स में हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में भी 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। और अब हम आपको दिखाते हैं इंडिया की कौन से स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। इस लिस्ट में आप देख सकते हैं स्टेट वाइज प्रोडक्शन दिया हुआ है 1000 टन्स में। उत्तर प्रदेश हमारे इंडिया का सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है। उसके बाद में मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, वेस्ट बंगाल भी काफ़ी बड़े लेवल पे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। देखिए, अब एग्रीकल्चर के यूटिलाइजेशन को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके समझते हैं। फर्स्ट है डोमेस्टिक कंजम्पशन, जो लोगों के यूज़ में आता है फूड। और सेकेंड है गवर्नमेंट का स्टोरेज, जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है। और थर्ड है एक्सपोर्ट्स। इन सबको अब हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन साइकिल दिया हुआ है आपके सामने। फार्मर से फूड जाएगा मिडिलमैन या मार्केटर के पास, जो उसको मार्केट में ले जाके होलसेलर्स को बेचेंगे। फिर होलसेलर्स से फूड जाता है रिटेलर्स के पास और फिर रिटेलर्स से कंज्यूमर्स बाय करते हैं। तो अब सेकेंड यूटिलाइजेशन, जो कि गवर्नमेंट का स्टोरेज है, उसके बारे में बात करते हैं। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये इंश्योर करती है कि फार्मर्स को सही रेट मिले उनके प्रोड्यूस का, और वहीं जो कंज्यूमर्स हैं उनको भी रीजनेबल प्राइसेस में फूड मिले। और दूसरी उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, जिसमें बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों को फ्री में या सब्सिडाइज रेट पे ग्रेन्स बांटे जाते हैं, तो उसको भी PDS के थ्रू ही किया जाता है। और थर्ड, गवर्नमेंट कुछ इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए स्टोरेज भी रखती है ताकि फूड की क्राइसिस ना आए कंट्री में। कई बार ये भी देखा गया है कि लोग इलीगली कमोडिटीज़ को होल्ड कर लेते हैं, फिर जब उनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं तब वो बढ़े हुए प्राइसेस पे बेच देते हैं। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको भी कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक काम करती है। अब थर्ड टाइप ऑफ यूटिलाइजेशन की बात करते हैं, जो है एक्सपोर्ट्स। आप सबको जान के बहुत खुशी होगी कि इंडिया अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को फीड करने के साथ साथ बहुत बड़ी लेवल पे एक्सपोर्ट भी करती है। और वर्ल्ड की रैंकिंग में देखा जाए तो इंडिया 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एग्रीकल्चर सेक्टर में। और एग्रीकल्चर के सेक्टर में इंडिया का हमेशा ट्रेड सरप्लस रहता है। सिंपल टर्म्स में बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स जो है वो हमेशा इंपोर्ट से ज़्यादा होते हैं। ये 2020 के डेटा को देखें तो इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट 2.5 लाख करोड़ रुपीस का था और वहीं उनका इंपोर्ट 1.5 लाख करोड़ के आसपास ही है। ये आपके सामने चार्ट दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ट्रेंड पिछले 6 सालों का डेटा इसमें दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे ग्रोइंग अप ट्रेंड में है। और इंडिया से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट US को जाता है। इंडिया के टोटल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का 15% US को एक्सपोर्ट किया जाता है। और अगर कमोडिटीज़ की बात करें तो राइस सबसे बड़े लेवल में एक्सपोर्ट होता है इंडिया से। उसके बाद में स्पाइसेस, शुगर और मीट भी काफ़ी बड़े लेवल में एक्सपोर्ट किए जाने वाली कमोडिटीज़ हैं। अब एक्सपोर्ट की इतनी बात कर ही लिए तो थोड़ा सा इंपोर्ट को भी जानते हैं।
ये जो 1.5 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, इसमें से मोर देन 50% जो एडिबल ऑयल, खाने वाला तेल इंपोर्ट करते हैं हम, पाम ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ये काफ़ी बड़ी लेवल में इंपोर्ट किया जाता है रशिया, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, इन सब कंट्रीज से। हमारे इंडिया में ग्रो होने वाले ऑयल्स जैसे कि राइस ब्रान ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल की भी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ रही है, पर हमारा एडिबल ऑयल बिल जो है वो बहुत बड़ा है इंपोर्ट्स का। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। कहा जाता है कि फार्मिंग 10,000 साल पहले शुरू हुई थी और वीट दुनिया का पहला ग्रेन था जो उगाया गया था। और इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन एग्रीकल्चर है और 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड है। और अमूल के बनने के बाद इंडिया लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड बन गया है। और सिक्किम वर्ल्ड का फर्स्ट 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग वाला स्टेट है। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग कितनी सस्टेनेबल होगी ये टाइम के साथ पता चलेगा, पर सिक्किम 100% ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट हो गया है। इंडिया के एग्रीकल्चर वर्कर्स की बात करें तो उनमें 41% विमेन वर्कर्स हैं। और बनाना वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में उगाया जाने वाला फ्रूट है और शायद इसलिए ये वो सबसे सस्ता फ्रूट भी होता है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इंडिया की जीडीपी का 20% पार्ट है। और अभी हमने बात की थी कि पॉपुलेशन की बात करें तो 56% हमारी पॉपुलेशन जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ा इनकम इनइक्वालिटी आता है। और वैसे अगर जीडीपी वाइज में बात करें तो हमारी इंडियन इकोनॉमी वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन जब हम पर कैपिटा इनकम मतलब हर पर्सन की इनकम को जब हम कंसिडर करते हैं तो हमारी कंट्री 122nd रैंक में आती है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं, ये जीडीपी कंट्रीब्यूशन चार्ट है जिसमें दिया गया है कि 20% एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है, 26% इंडस्ट्री का और 54% सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन हमारी इंडियन जीडीपी में। और इंडियन फार्मर्स की बात करें तो हमारे 80% फार्मर्स जो वो बहुत ही स्मॉल और मार्जिनल लैंड वाले हैं, जिनके पास ½ हेक्टेयर तक का भी लैंड नहीं है। और अगर एनुअल इनकम की बात करें तो उनकी इनकम हार्डली 10,000 पर मंथ या 1,20,000 पर ईयर ही बनती है। और इतनी इनकम में तो उनके अपने एक्सपेंस निकल पाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए इंडिया का फार्म लोन भी बहुत ज़्यादा होता है। आज की डेट में बैंकिंग सेक्टर में आउटस्टैंडिंग लोन की बात करें तो 13 लाख करोड़ के आसपास फार्म लोन आउटस्टैंडिंग है। और टोटल बैंक के जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो उसका 17% जो है एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। और ये लो इनकम भी बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग एग्रीकल्चर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर में और भी चैलेंजेस है, जिसमें से एक है वेस्टेज ऑफ फूड। कहा जाता है कि इंडिया के टोटल प्रोड्यूस का 40% फूड वेस्ट हो जाता है, जो वैल्यू टर्म्स में बात करें तो अराउंड 92,000 करोड़ रुपीज़ का बनता है। और इसमें डोमेस्टिक जो वेस्ट होता है वो भी इंक्लूडेड है। उसके अलावा जो कमर्शियल रेस्टोरेंट्स वगैरह में वेस्ट होता है वो है। और बहुत बड़े लेवल में ऐसा वेस्ट होता है जो कभी कंज्यूमर के पास पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स उतने अच्छे लेवल का नहीं है। कई बार फ्रूट्स और दूसरे पेरिशेबल गुड्स ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। इसलिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन एग्रीकल्चर में। और दूसरा चैलेंज है लो यील्ड। इंडिया का एग्रीकल्चरल लैंड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, लेकिन जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर हेक्टेयर या उसके यील्ड की हम बात करें तो इंडिया का काफ़ी लो प्रोडक्शन रहता है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं यील्ड पर हेक्टेयर दिया हुआ है इन केजीज। ग्लोबल एवरेज जो है राइस का वो 3000 के आसपास है और इंडिया का अगर राइस प्रोडक्शन देखें तो 2300 केजीज ही आता है। वीट में भी हम ग्लोबल एवरेज से कम प्रोड्यूस कर पाते हैं और मेज़ में तो हमारा प्रोडक्शन बहुत ही कम है। और इन सब चैलेंजेस का सल्यूशन है टेक्नोलॉजी। ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी आएगी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ये फूड वेस्टेज, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अच्छे से डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है, पेरिशेबल गुड्स को अच्छे से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया जा सकता है। और काफ़ी सारे एग्रीटेक स्टार्टअप्स ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इन सब फील्ड में। तो हम विश करते हैं कि जैसे हमारा इंडिया बाकी सारे फील्ड्स में बहुत तरक्की कर रहा है, एग्रीकल्चर में भी हम द बेस्ट हों। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। आपके जो भी व्यूज़ हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर से आएंगे एक अच्छी नई सी वीडियो के साथ, एक अच्छे से टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।